नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में शुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी का एक बयान इन दिनों कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बगलें झांकने पर मजबूर कर रहा है। एंटनी साहब ने फरमाया है कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर जनता का विश्वास कम हुआ है और कांग्रेस को लेकर लोगों की धारणा बन गई है कि वो एक खास समुदाय को तवज्जो देती है। जाहिर है 10 जनपद के करीबी माने जाने वाले एंटनी साहब का यह बयान अगर कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर विरोधों की तस्वीर पेश करता है तो वहीं बदलाव की एक आहट भी महसूस हो रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या सब कुछ लुटाने के बाद ख्याल आया कि कांग्रेस की सेहत इससे सुधरेगी? ए.के. एंटनी साहब का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वो कांग्रेस के हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए बनी समिति के प्रमुख हैं। यकीनन ऐसे में एंटनी के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सवाल यह कि क्या कांग्रेस अब बदलाव की राह पर है या फिर पार्टी के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद से ये सवाल निकले हैं। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत कुछ ऐसी ही दिख रही है। कम से कम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी साहब के इस बयान को देखने के बाद इस पर किसी को रत्ती भर भी संदेह नहीं होगा। എല്ലാ ജാതി മത സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇവിടെയോ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. നമ്മൾ ചായുന്നുണ്ടോ, ചരിയുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരും നീതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ പ്രത്യേക ആൾക്കാരുടെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടോ, ഇനി ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ദൂരീകരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കേരളവും ये वही एंटनी साहब हैं जो कांग्रेस के उन दिग्गजों में शुमार हैं जो यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री के बाद जिम्मेदारी के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम पद पर विराजमान थे। सरकार की तमाम जीओएम के प्रमुख के तौर पर एंटनी साहब की भागीदारी सरकार के कामकाज में उतनी ही थी जितने खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। तो सवाल ये कि क्या अपने ही किए पर अफसोस कर रहे हैं एंटनी साहब? ये बहुत देर में इनको रियलाइजेशन हुआ है। कांग्रेस की जो एक नीति रही है वोट बैंक की और उसके आधार पर अल्पसंख्यकों को रुझाने की, उससे देश का बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल इसे समझने के लिए उन फैसलों की फहरिस्त पर गौर करना जरूरी है जिनसे अमूमन तुष्टीकरण की बू आती है और इसे लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। फिर चाहे मुस्लिम आरक्षण के नाम पर यूपी के विधानसभा चुनाव में छोड़ा गया शगुफा हो या फिर जाट आरक्षण का सरकार के आखिरी दिनों में लिया गया फैसला। आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम आरक्षण का राग छेड़ा गया तो अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को करीब देखते हुए मराठों और मुस्लिमों को आरक्षण का लॉलीपॉप दिया गया है। ऐसे में एंटनी साहब का पार्टी की छवि एक समुदाय विशेष भर की बन जाने वाला बयान ये बताता है कि कांग्रेस के भीतर अंतर्विरोध हार के बाद कुछ ज्यादा ही उभर कर सामने आ रहे हैं। दरअसल ये सबक नहीं कुछ और है। शायद इसीलिए कांग्रेस के दूसरे नेता एंटनी साहब के बयान को ना सुनने के बहाने बनाकर बयान से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। एंटनी जी का ये बयान मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। खैर, एंटनी साहब से बात किए कि किस परिप्रेक्ष्य में और किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी अभी उचित नहीं रहेगी। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के पास इसके लिए पुख्ता दलील जरूर मौजूद है। ये कहा है कि जब जब अकलियतों की फलाह व बहबूदी के कोई कार्यक्रम बनते हैं तो संघ के लोग उसे गलत नजरिए से देखते हैं और दीगर कौमों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन सियासत से अलहदा मुस्लिम तबके से ये आवाज जरूर उठ रही है, खासकर एंटनी साहब के बयान के उस हिस्से पर जिसमें उन्होंने सबको बराबर तौर पर महत्व देने को कहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय है कि पहले अल्पसंख्यकों को बराबर खड़ा तो करो।
और चाहे कि एंटोनी साहब हों या और लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कि जब आप सबको ला करके पहले बराबर खड़ा कर दें, उसके बाद अगर आप सबके लिए बराबर से काम करेंगे तभी मसले का हल हो सकता है। कांग्रेस के हार के कारणों की समीक्षा करने वाली समिति के अगुवा एंटनी साहब 6 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपने वाले हैं। जाहिर है उस रिपोर्ट में एंटनी साहब का ये ताजा नजरिया भी जरूर होगा। तो फिर सवाल ये कि क्या एंटनी साहब खुद मानते हैं कि बतौर जीओएम के प्रमुख सरकार का हिस्सा रहते हुए चूक उनसे भी हुई? बीते 10 साल से कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, तब एंटनी साहब ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर एंटनी साहब को इस गलती का एहसास हुआ है तो फिर बाकी कांग्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक बार फिर पुराने हथियार को ही भांज रही है कांग्रेस। हार के बाद पार्टी की सेहत दुरुस्त करने के लिए जो महारथी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुने हैं, उनके प्रमुख हैं एके एंटनी, जिन्होंने एक तरह से कांग्रेस की उस सियासत पर सवाल उठाए हैं जिसकी लकीर कांग्रेस ने बीते 10 साल में जमकर पीटी है। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस में बदलाव की आहट हो गई है? क्या कांग्रेस नीतिगत देरी के बाद अब दुरुस्त भविष्य की राह पर है, या फिर हमेशा की तरह एंटनी साहब के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से कांग्रेस के नेता सत्यदेव त्रिपाठी जी हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जी हैं, और साथ ही यासूब अब्बास साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। यासूब साहब, मेरा पहला सवाल आज आपसे कि जिस बात को एंटनी साहब ने रखा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्यों नहीं मुस्लिम तबका या अल्पसंख्यक वर्ग पनप पाया, जबकि एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में हुकूमत का, शासन का कांग्रेस का ही रहा है? वो किस बात का अफसोस पीट रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों को आरक्षण की लालीपाप देके, रिजर्वेशन की लालीपाप देके उनको बहलाया जाता है इलेक्शन से पहले, और उनको खड़ा करने की बात नहीं होती है। किसी न किसी बैसाखी के ऊपर मुसलमानों को खड़ा करने की बात होती है कि कभी आप इस बैसाखी पर खड़े हो जाइए, कभी आप इस बैसाखी पर खड़े हो जाइए। और ये सियासी लोग इलेक्शन से पहले मुसलमानों के दरवाजों के ऊपर, मदरसों के दरवाजों के ऊपर दिखाई देते हैं, और इलेक्शन के बाद फिर ये जो मौलवी तबका है या जो मदरसे के लोग हैं, ये सब उन सियासी लोगों के दरवाजे पर दिखाई देते हैं। आप मुसलमानों के साथ अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको मेन स्ट्रीम में शामिल क्यों नहीं करते हैं? आप उनको बराबर से अपने साथ किस तरीके से रोका किसने? आप बैसाखी के ऊपर खड़ा यासूब साहब, रोका किसने? कभी उनको भाई रोका क्या? रोका इन्हीं लोगों ने रोका है जो उनको वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। ठीक है, एक बात आप वोट बैंक कह रहे हैं, कैसे? सिर्फ एक मुसलमानों को, जहां तक मैं समझता हूं, एक वोट बैंक की तरह सियासी दल जो लोग मुसलमानों को चाहते हैं, वो वोट बैंक की तरह मुसलमानों को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस रोकने का जहां तक सवाल है, उसके लिए मुसलमान खुद भी जिम्मेदार है, और ये सियासी नेता लोग भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपने दो बातें कही कि मुस्लिम खुद भी जिम्मेदार है और सियासी नेता भी जिम्मेदार है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं सत्यदेव जी के पास। सत्यदेव त्रिपाठी जी, एक कांग्रेस में एक चलन तो यह है कि वक्त वक्त पर बड़े से बड़े कांग्रेसी नेता का ऐसा बयान आता है जो पूरी कांग्रेस पार्टी का मजमून लेते हुए टोही विमान की तरह वापस अपने तरकश में जाकर के चुपचाप बैठ जाता है। एक तरीका यह है। आज एंटनी साहब के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, और यासूब साहब की बात का क्या जवाब है आपके पास कि एक तो मुसलमान ने खुद को अपनी तरक्की से रोका है, दूसरा वो आप लोगों के वोट बैंक पॉलिटिक्स का सिर्फ मोहरा बन के रह गए? ये दोनों चीजें पूरी तरह से गलत है। ये जो यासूब साहब कह रहे हैं, इनको मैं एक याद दिलाना चाहता हूं। सच्चर कमेटी के बनने से पहले बहुत हल्ला मचता था कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, लेकिन सच्चर कमेटी जब सामने आई तो लोगों ने ये महसूस किया, जो सच सामने आया उसे अमल में कैसे लाया जाए, कि वास्तव में यहां का अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ों से भी पिछड़ा है। अच्छा, इसलिए इनकी तरक्की के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। ये तो था सच्चर कमेटी की बात का नजरिया।
सीधे सीधे उसी नजरिए के तहत अगर कुछ किया गया तो ये तुष्टीकरण नहीं था। मैं तुष्टीकरण पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इनकी हालत बनाई किसने? मजबूत पांव वाले की दौड़ इनकी हालत बनाई किसने? बराबरी सच्चर कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आजाद तो हम सब एक साथ ही हुए थे ना, फिर इनके दिमाग में ये बात क्यों आई? इसलिए सच्चर कमेटी बनाई गई कि आम तौर पर लोग ये प्रचार करते थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम्स को ज्यादा दिया जा रहा है, मुस्लिम्स के लिए ये किया जा रहा। तो हकीकत क्या है उनकी तरक्की की? तो आप मुल्क को देख रहे थे, असली तस्वीर देख रहे थे। भाई सच्चर कमेटी ने भी वही बताया ना जो इस समय के हालात थे। मैं यही जानना चाहता हूं कि ऐसे हालात इनके क्यों हो गए? 1947 में चाहे वो हिंदू हो, इस देश में रहने वाला, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब एक साथ ही आजाद हुए थे ना, सरकारें भी आपकी रही। ऐसा क्यों हो गया? देखिए इस विषय पे अलग से चर्चा हो सकती है। अच्छा। ये विषय आप इसको इधर उधर मत करिए। क्यों? सच्चर कमेटी और सच्चर कमेटी नहीं, सच्चर कमेटी की तो बात ही नहीं हो रही है के बाद क्या हम सच्चर कमेटी पे चर्चा ही नहीं कर रहे। हम तो ये जानना चाहते हैं कि एंटनी साहब ने जो बयान दिया वो टोही विमान की तरह टो लेकर के वापस जाने वाला है या फिर ये होने वाला है कि किसी तरह की गलती का कोई एहसास है? अगर अपनी बात का प्रचार करना है तो धन्यवाद, अगर मेरी भी बात सुननी है तो सुन लीजिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में और कहां श्री ए.के. एंटनी ने क्या बयान दिया है, इसकी बिना चीज जाने हुए पड़ताल किए उस पर प्रतिक्रिया ठीक नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर है, पक्षधर रहेगी और ये उसकी आस्था का प्रश्न है। ठीक है, अब हम चलते हैं विजय बहादुर पाठक जी के पास। सत्यदेव जी, आपको मैंने मौका दिया है, आप ये मत कहिए कि आपको मैंने इधर उधर घुमाया। अब विजय बहादुर जी की बारी है। विजय बहादुर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस चश्मे से देख रहे हैं ए.के. एंटनी साहब के बयान को? उन्होंने सत्यदेव जी का यह कहना है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि सच्चर कमेटी वगैरह वगैरह जो उनकी सरकार के दौरान सब बनाई गई रिपोर्ट्स आई, उससे एक बड़े वर्ग को यह लगा कि ये तो साहब एक वर्ग के बारे में ही सोचते हैं, जबकि यासूफ साहब का कहना है कि इन्होंने सोचा होता तो ये दिन न देखना पड़ता। देखिए शेखर जी, यासूफ साहब से पहला सवाल आपने किया तो उन्होंने इस सच को बयां किया और देश की आज की यही स्थिति है जिसको कहीं न कहीं एंटनी साहब ने महसूस किया। और जो आप जिन लोगों की बाइट हमको दिखा रहे थे, आप भी रोज टीवी पर एंकरिंग करते हैं और मैं भी टीवी को देखता हूं, जानते हैं कि सुबह जब एएनआई लगाती है तो जिन लोगों ने कहा कि उन्होंने एंटनी का बयान नहीं देखा, वो बाकी सारे बयान रोज देखते हैं और सबसे पहली प्रतिक्रिया उनकी आती है। वैसे वही हाल सत्यदेव जी का भी है। तो इसलिए यह आप इस बात को समझ लीजिए कि एंटनी साहब के बयान को न इन्होंने देखा है, न सुना है, न जाना है, इसलिए उस पर तो कोई बातचीत नहीं है। रही बात यासूफ साहब ने कहा कि जिस तरह से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उस बात को आदरणीय सत्यदेव जी ने भी अपने जब वो तर्क कर रहे थे तो उन्होंने परिलक्षित किया। जब आपने सवाल किया तो उन्होंने कहा इसीलिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। सच्चर कमेटी बनाने के पीछे उनके बारे में लाभ देने का उद्देश्य नहीं था, जनता को यह बताना था कि जो ये वो मुसलमान पार्टीज कर रहे हैं, जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसका सच क्या है। क्योंकि जैसे आपने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसीलिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जिस तरह से उनको वोट बैंक के तराजू में तौला, योजनाएं बनाई, योजनाओं के सब लोग दिखाए, लेकिन जब उनके विकास की बात हुई, जब उनके शैक्षणिक योगदान की बात हुई तो उसको पीछे किया। क्योंकि इतने वर्षों में स्वाभाविक है कि देश अगर विकसित हो रहा था और इसी देश के वह भी नागरिक थे, उनको समान अवसर के रूप में उनको विकसित कराना चाहिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यह जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन इसके पहले की सरकारें, क्योंकि देश में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल होगा। और जब सवाल होगा तो इरिटेट नहीं करना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। और आदरणीय एंटनी साहब जिस कमेटी की हार की समीक्षा के लिए है, अगर उनका बयान है तो ये मानना चाहिए, ये सच्चाई है। पर कांग्रेस है वो इस सच्चाई को समझना और सुनना नहीं चाहती है। ठीक है पाठक जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी कांग्रेस का शामियाना इतना बड़ा है कि उसे विरोधियों की बाहर से जरूरत पड़ती नहीं। उसके पास अपने बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक हैं और जो समय समय पर इस तरीके से सोचते हैं कि एक हिस्सा वही सोचने लगता है, दूसरा जो अपोजिशन का हिस्सा होता है वो ऐसा सोचने लगता है, और ये कुल मिलाकर के वोट उसके खाते में आते रहे। अब तक ये हुआ है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एंटनी साहब
साहब का यह बयान क्या वाकई किसी दशा और दिशा को बनाने वाला है, या इस दिशा में वापस ये घूमकर परिक्रमा करके तीर वापस लौटने वाला है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी साहब ने कहा है कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर जनता का विश्वास कम हुआ है। आपको ये भी बता दें कि हार के कारणों की जो समीक्षा हो रही है उसको वो हेड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। हमारे साथ सत्यदेव त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी की तरफ से विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं, और यासूब अब्बास साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। यासूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई हमारे देश में सियासी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष हैं? अगर वो मुस्लिमों के लिए कोई खास प्रोग्राम बनाती हैं तो क्या उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाए, या वो हिंदुओं के सपोर्ट से ही सत्ता में आती हैं, मुसलमानों से उन्हें कोई लेना देना नहीं, इसी तरह बाकी सिख, पारसी वगैरह वगैरह सबके लिए है, तो क्या उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाए? या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की सच्चाई यही है कि सब कुछ जातियों में, धर्म में उलझा हुआ है और इसका असर जाने वाला इतनी आसानी से नहीं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं और सियासी पार्टियां भी अच्छी तरीके से जानती हैं, वो इसके ऊपर बड़ी मेहनत करती हैं, बड़े काम करती हैं, कहाँ कितना वोट है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने % किसका वोट है, उसी तरीके से वो काम करती हैं। और जहां तक के मुसलमानों की बात है जिसके ऊपर आप चर्चा करा रहे हैं, मैं इंटीरियर की बात नहीं करता हूं। जहां तक के मैं समझता हूं जो बड़े नामवर सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां चल के देखिए जो मुसलमानों की हालत है। अभी हमारे भाई सज्जो जी कह रहे थे जस्टिस सच्चर साहब की, मैं खुद जिस वक्त सच्चर कमीशन बना है, मैं 2 मरतबा जस्टिस सच्चर साहब से मिला, मैंने मुसलमानों के हालात जस्टिस सच्चर साहब को बताए। क्या वो एक कमेटी बनने से मसले का हल होता है? क्या कमेटियां 50 कमेटियां बनी, आके चली गई, उससे क्या मुसलमानों की हालत कौन सी? वो तो सत्यदेव जी ने कहा ही कि मुसलमान कल जहां खड़ा लोगों को जवाब देना चाह रहे थे, उसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वो उसका इसलिए बनाई क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मुसलमानों की हालत क्या है। और जहां तक धर्मनिरपेक्ष की बात आप कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर मुल्क है। हम कम्युनल मुल्क में नहीं रहते, हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हम हिंदुस्तान के बाहर भी जाते हैं, मगर हमें एहसास होता है कि हम इस वक्त अपने मुल्क के बाहर हैं, तो वहां के ऊपर उनकी जो बंदिशें हैं, उनके जो कानून है, उसको हमें मानना पड़ता है। मगर हिंदुस्तान के अंदर आके मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ के ऊपर हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ के ऊपर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, और यहाँ के ऊपर आके अच्छा लगता है। यहाँ के ऊपर आके महसूस होता है कि यहाँ के ऊपर कोई ऐसी सबको मजहबी आजादी है, कोई हम यहाँ घुटन नहीं महसूस करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। बाहर हम जाते हैं, मुसलमान हैं, सऊदी अरब में जाके और दूसरे जगह जाके हम मुसलमान होने के बाद अपने अंदर घुटन महसूस करते हैं, तो हम दूसरे को क्या कहें? तो सवाल यह है कि हम हिंदुस्तान के अंदर आके जिस वक्त हम एयरपोर्ट की जमीन पर कदम रखते हैं, तो उस वक्त हमें यह एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में आ गए हैं, हम एक आजादी की सांस ले रहे हैं। मगर जहां तक के ये चर्चा आप जो करा रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा है और ये होना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों को हर एक, मैं आता हूं, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, वापस चलता हूं सत्यदेव जी के पास। सत्यदेव जी, इस चर्चा में एक बात आ रही है कि ये मुल्क तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यहां जो पार्टियां सियासत करती हैं उनकी सियासत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और यह तब से शुरू होता है जब वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करती हैं, जब वो अपनी नीतियों को बनाती हैं, जब वो कमेटियों को बनाती हैं, उन कमेटियों की जांच रिपोर्ट आती है और उसके बाद नतीजे जो उसके ऊपर एक्शन होते हैं वो भी इस तरह से होते हैं कि लगता है लोगों को कि सियासत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मुल्क धर्मनिरपेक्ष है। त्रिवेदी जी, विडंबना यह है कि इस देश में जाति और धर्म का प्रभाव राजनीति पर दिखाई देता है, ठीक, और इसे कोई नकार नहीं सकता है। त्रिवेदी जी, दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब देश को सम्यक रूप से आगे बढ़ाना है, देश का सम्यक विकास करना है, और जैसे शरीर का कोई हिस्सा अगर कमजोर रह जाएगा तो आपका पूरा शरीर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए इस देश को सम्यक विकास करने के लिए हर जाति, हर मजहब, हर धर्म और हर धर्मावलंबी का विकास करना पड़ेगा, और उसको जब तुष्टीकरण कहा जाएगा तो ये ज्यादती होगी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उसी बराबरी के सिद्धांत पर आगे चल रही थी, और ये कहना भी, मैं ये जो हमारे
मित्र बैठे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो 72 से 80% सिफारिशें बाकायदे लागू की गई। अब इस समय मौका नहीं उनको गिनाने का। तो हमारा कहना यह है कि धर्मनिरपेक्षता हमारा संविधान इंडियन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक है। ये सेकुलर रिपब्लिक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक है। तो हम इस धर्मनिरपेक्षता को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को हम छोड़ नहीं सकते, सियासत का तजुर्बा भी यही कहता है। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, माफी चाहूंगा, अब रोक रहा हूं आपको। पाठक जी, बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ ये चर्चा करना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो बातें कही या जो नीतियां बनाई वो दरअसल एक खास वर्ग के लिए थी जो किसी भी वजह से कमजोर रह गया, लेकिन उस बात को कुछ भुनाया इस तरह से गया कि वाकई उसकी सियासत खटाई में पड़ गई? देखिए शेखर जी, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न खड़ा होगा और इनकी नीयत ही ठीक नहीं थी। अगर नीयत ही ठीक होती तो जिन नीतियों का ये जिक्र कर रहे हैं उनका असर समाज में दिखता, और अगर दिखा होता तो सच्चर कमेटी को बना करके इन्हें समाज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो सवाल ये खड़ा हो रहा है वो ये नीतियां बनाई गई पर लागू नहीं हुई, महज सियासी लाभ और हानि की दृष्टि से उसको देखा गया। विकास का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए, जैसा यासूफ अब्बास साहब कर रहे हैं। अब जो चेतना आई है उस चेतना के आधार पर विकास की जो नई रूपरेखा तय की जानी है वो तय की जानी चाहिए, क्योंकि आखिरी चरण में है और इस विषय पर बहुत सारी बातें हैं। और बीच में एक बात छेड़ी जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि नहीं अब मेरे पास समय कम है, लेकिन स्थिति यही है और जो एंटोनी साहब का बयान है वही सच्चाई है, कांग्रेस माने अथवा न माने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और ये बहुत अच्छी बात है कि और कुछ हो न हो, हमारे साथ इन चर्चाओं में जो खास मेहमान आते हैं अब वो समय के बहुत पाबंद हो गए हैं। अच्छा ये होता कि इसी तरह जो समयबद्ध नीतियां बना करके उनको अमल में लाने का सिलसिला है, हमारी और आपकी चुनी हुई सरकार, जिन्हें दरअसल हम ही और आपने चुना है और जिम्मेदारी दी है कि वो देश का संपूर्ण विकास करें, सर्वांगीण एक विकास की स्थितियां देश में दिखाई दें, वो भी ऐसे ही टाइम बाउंड हो जाएं। मेरे लिए समय सीमा यहीं तक। नमस्कार।